सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। तो हम ग्राउंड सरफेस के नीचे सॉइल और मॉइस्चर दोनों ही रहता है, तो उसको सॉइल और मॉइस्चर का आपस में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, तो उस इंटरेक्शन क्या है, कैसे वो सॉइल और वाटर कैसे इंटरेक्शन होता है, और उसके उसके जरिए क्रॉप्स अपना जॉट के जरिए पानी कैसे उबलता है, तो पानी कैसे वो अपना जो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए पानी कैसे निकलते हैं मिट्टी से, तो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले है सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। तो द वाटर द वाटर बिलो द वाटर टेबल इज नोन एज ग्राउंड वाटर एंड अबव द ग्राउंड वाटर टेबल इज नोन एज सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ग्राउंड सरफेस के नीचे सॉइल दो टाइप का है। पहले है ग्राउंड सरफेस के नीचे और ग्राउंड वाटर के ऊपर। ये मान लो ये ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ये मान लो ग्राउंड सरफेस, तो ग्राउंड सरफेस के नीचे, और ये मान लो ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, इसके नीचे तो वाटर रहेगा, तो ग्राउंड वाटर से ऊपर और ग्राउंड सरफेस के नीचे इसमें जो वाटर सॉइल जो वाटर रहता है उसे सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। ठीक है, इस मॉइस्चर को ये जो एग्रीकल्चरल क्रॉप वगैरह प्लांट वगैरह जो भी है, उस क्रॉप्स प्लांट इस जोन से मॉइस्चर कलेक्ट करता है। ठीक है, तो सॉइल मॉइस्चर जोन के जनरली तीन तीन जोन में डिवाइड करता है। वन है रूट जोन, उसके बाद इंटरमीडिएट जोन, उसके बाद कैपिलरी जोन। कैपिलरी जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल से थोड़ा बहुत पानी कैपिलरी एक्शन से थोड़ा थोड़ा हाइट तक ऊपर ऊपर उठ जाता है। ठीक है, थोड़ा हाइट तक, उसे कैपिलरिटी हम लोग कह रहे हैं। इसमें सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा व्हाट इज कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी के जरिए ग्राउंड वाटर से पानी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर आ जाता है। तो जिस हाइट तक आ जाता है उसे कहते हैं कैपिलरी जोन। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट जोन, उसके बाद आता है रूट जोन। ठीक है, तो ये तीनों तीनों जोन के अंदर जो पानी रहता है उस टोटल पानी को कहते हैं सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, तो ये जो सॉइल मॉइस्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर मान लो कोई रेन वाटर आफ्टर ए रेन और इरिगेशन वाटर सप्लाई, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो सॉइल है वो सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, बाई थोड़ा नॉर्मल उसे बाय अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये सारा थोड़ा केमिकल फोर्स के जरिए वो सॉइल पानी के एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी एक्सेस वाटर होता है वो डायरेक्ट पार्कुलेट करके इस इंटरमीडिएट जोन और कैपिलरी जोन के थ्रू आकर ग्राउंड वाटर टेबल में मिलित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रूट जोन में जितना भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है वो जनरली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सेस वाटर जो रूट जोन को कवर करके इंटरमीडिएट जोन को क्रॉस करके ग्राउंड वाटर टेबल में आ जाता है, तो वो जनरली कोई काम का नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए ये सॉइल मॉइस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, ये सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप कुछ समझ में आया? यस सर। ओके, तो हम उसके बाद हम डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले है फिल कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट। ये सारा मॉइस्चर कंटेंट क्या है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं फिल कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट। फिल कैपेसिटी मतलब जो मैंने बोला है, जब इरिगेशन वाटर अप्लाई करेंगे और बारिश होगा, तो बारिश के बाद सॉइल इटसेल्फ थोड़ा बहुत वाटर अपने आप को रिटेन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैक्सिमम जितना कैपेसिटी वो एब्जॉर्ब कर सकता है उसे कहते हैं फिल कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट।
ठीक है। उसके बाद आता है और आफ्टर द रीचिंग द मॉइस्चर कंटेंट टू द फील्ड सर कैपेसिटी मॉइस्चर मैक्सिमम, कंटेंट। हाँ, सर मैक्सिमम जितना ऑब्जर्व करता है, मैक्सिमम जितना ऑब्जर्व करता है उसे फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब उसमें वॉइड्स नहीं रहेंगे, वॉइड्स तो मैक्सिमम रहेंगे। तो। हाँ हाँ हाँ, वो तो सॉइल गेन होता है ना, सॉइल गेन के सरफेस के वाटर इन बाइकिंग। तरह से साइड उस पे बात हो रही है क्या, फील्ड कैपेसिटी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो और क्योंकि अगर मान लो कोई अगर ड्राई सॉइल रख लो, तो ड्राई सॉइल में अगर पानी डालो तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो उसका तो एक कैपेसिटी होगा। ऐसा तो नहीं है जितना पानी डालो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो जितना पानी वो एब्जॉर्ब कर सकता है वो उसको कहता है फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट। और वो फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट सॉइल टू सॉइल वेरी करेगा। वन सॉइल से दूसरी सॉइल, सैंडी सॉइल के लिए एक होगा, क्ले सॉइल के लिए एक यस, होगा। ठीक है, तो सॉइल सॉइल से सॉइल टू सॉइल वेरी करेगा। तो उसके आफ्टर दैट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। आप देखते हैं फील्ड कैपेसिटी, जो भी फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट, वो पूरा का पूरा फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट प्लांट निकल नहीं सकते मिट्टी से। ठीक है, तो जितने अमाउंट, जितना मॉइस्चर कंटेंट वो क्रॉप्स निकल सकते हैं मिट्टी से, तो उस लेवल को मॉइस्चर कंटेंट को ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के दोनों का बीच जो जो पानी रहता है उसे कहते हैं रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि ये पानी इजीली प्लांट यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। उसके बाद आता है विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो मान लो कोई एग्रीकल्चरल लैंड में एक बार पानी, ठीक है, तो विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट क्या है? विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट है जिस सॉइल एग्रीकल्चरल लैंड में सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट जिस मॉइस्चर कंटेंट से नीचे आ जाने से प्लांट मर जाता है। ठीक है, प्लांट अपने आप को ग्रोथ नहीं होता, प्लांट का जो डेड हो जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं जनरली विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट एंड विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट इसे कहते हैं अवेलेबल मॉइस्चर। तो लेकिन वो क्योंकि ऐसे ऐसे तो कोई किसान ऐसे नहीं कर सकते, जैसे कोई लैंड का मॉइस्चर कंटेंट विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट आ जाने के बाद ही इरिगेशन वाटर अप्लाई करेंगे, कि तब तक तो वो जो भी क्रॉप है वो मर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए किसान क्या करता है जब जब फील्ड का मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में आ जाता है तब इरिगेशन वाटर सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो पहले मान लो पहले बार इरिगेशन हो रहा है, तो पहले इरिगेशन के बाद फील्ड का मॉइस्चर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर में आ जाता है। उसके बाद उस मॉइस्चर को धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन में क्रॉप्स पानी अपने जो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी निकलते हैं, तो पानी निकलने के बाद थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट घट जाता है। तो मॉइस्चर घटने के बाद वो जब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रीच हो जाता है तब किसान दूसरी बार इरिगेशन वाटर अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो दोनों का टाइमिंग है इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, और ये विल्टिंग परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट के अप टू विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट जितना भी वाटर सॉइल एब्जॉर्ब कर सकता है उसे कहता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो जिस हाइग्रोस्कोपिक वाटर को प्लांट बाय कैपिलरिटी निकल नहीं सकते, वो हाई केमिकल बाउंड से सॉइल गेन के साथ वो बाउंड रहता है। ठीक है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट हो गया, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट हो गया, और फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीकर। समझ में आया? अपना कुछ डाउट है बताओ। सर एक बार और बता दो। हेलो कौन सी बताओ बोलो। सर तीन ही बता दो, मैंने ध्यान से सुना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। एक बार सर शॉर्ट में बता दो जल्दी। ठीक है सर हाइड्रोस्कोपिक वाला।
ठीक है, मैं पूरा पूरा एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लो हम जब जब किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में इरिगेशन वाटर अप्लाई करते हैं या रेन वाटर अप्लाई करते हैं, तब क्या करते हैं, तब मिट्टी जो सॉइल है, सॉइल तो कब अप्लाई करते हैं हम, जब सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट घट जाता है और मॉइस्चर कंटेंट नील हो जाता है, तब हम इरिगेशन वाटर अप्लाई करते हैं। तो जब हम इरिगेशन वाटर अप्लाई करते हैं तब तो मिट्टी सूखा रहता है, तो सूखा मिट्टी क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो जब इरिगेशन वाटर अप्लाई करेंगे तो इरिगेशन लैंड में जो मिट्टी है तो वो सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो मैक्सिमम कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, मैक्सिमम जितने एब्जॉर्ब कर सकता है, जितने अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे कहते हैं फिल कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो उसके बाद जो एक्सेस वाटर है वो पार्कुलेट करके इंटरमीडिएट जोन के थ्रू, कैपिलरी जोन के थ्रू वाटर टेबल में मिलित हो जाता है। ठीक है, एक्सेस वाटर। तो ये तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जब हम इरिगेशन वाटर अप्लाई करेंगे तब इरिगेशन वाटर अप्लाई करेंगे तब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है वो फिल कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट रीच कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट। तो फिल कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट रीच होने के बाद वो सॉइल तो क्या होगा, सॉइल मिट्टी को अपने आप को रिटेन करके रखेगा। तो उस जितना वाटर सॉइल रिटेन कर रहेगा, उस रिटेन वाटर से क्रॉप्स पानी निकल लेगा अपने जरूरी के हिसाब से। ठीक है, तो जब इरिगेशन वाटर अप्लाई करने के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद दूसरे इरिगेशन वाटर अप्लाई होंगे, वो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन तक पानी कहाँ से आएगा, ये जो सॉइल इरिगेशन वाटर अपने आप रिटेन करके रखा है, उस पानी से वो प्लांट बाई कैपिलरिटी वो जितने अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी है वो निकाल लेगा। ठीक है, तो निकालने के बाद क्या होगा, मॉइस्चर सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट घट जाएगा, थोड़ा कमने लगेगा। तो थोड़ा कमते अप टू सर्टेन पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट रीच करेगा, उसे कहते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है, इस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के तब पानी रेडिली इजीली वो प्लांट पानी निकल सकते हैं। ठीक है, बाई कैपिलरिटी पानी निकल सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट और भी घट जाएगा तब क्या करेगा, प्लांट इजीली पूरा का पूरा वाटर को नहीं निकाल सकते। तो प्लांट में क्या होगा, थोड़ा प्लांट का ग्रोथ थोड़ा कम हो जाएगा, प्लांट डेड जोन में चला जाता है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि पानी नहीं आएगा तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट के जब पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट थोड़ा धीमे पहले पीला हो जाएगा, उसके बाद धीमे वो डेड स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, विल्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर द मॉइस्चर कंटेंट अगर और उसके बाद भी कोई फार्मर कोई किसान अगर इरिगेशन वाटर सप्लाई नहीं करेगा तो क्या करेगा, धीमे पानी मॉइस्चर कंटेंट घटने लगेगा। घटते ऐसे एक मॉइस्चर कंटेंट में आ जाएगा जिसे कहता है विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट। जब किसी भी एग्रीकल्चर में मॉइस्चर कंटेंट विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट रीच कर जाएगा तो उसमें पूरा का पूरा जो फसल है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 3 मॉइस्चर कंटेंट, फिल कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट। तो द डिफरेंस बिटवीन द फिल कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट और विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है प्लांट के लिए, लेकिन उसमें भी पूरा का पूरा प्लांट नहीं निकल सकते। तो क्या है, ऑप्टिमम जब तक सॉइल मॉइस्चर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रीच हो जाता है, उसके बाद प्लांट मिट्टी से पानी नहीं निकाल सकते। तो द डिफरेंस बिटवीन द फिल कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर इज कॉल्ड रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वो प्लांट इजीली बाय कैपिलरिटी निकल सकता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद अगर मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से थोड़ा घट जाए तब क्या होगा, प्लांट का थोड़ा पानी निकालने में दिक्कत होगा। तब प्लांट अगर इजीली पानी नहीं निकल सकते तब क्या होगा, प्लांट धीमे डेड जोन में पीला हो जाएगा। पीला होने के बाद वो धीमे डेड जोन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक क्या है? हाइड्रोस्कोपिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये है रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, उसके बाद आएगा अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट और फिल कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट। अब आता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, तो मान लो किसी एग्रीकल्चरल लैंड में कोई सूखा लैंड है, तो उसमें अगर अप टू विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट के
अप टू दैट पॉइंट देयर इज सम वाटर, ठीक है। तो विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट रीच करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल के लिए चाहिए उसे कहता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक इसीलिए कहता है ये सॉइल केम के साथ हाईली बाउंडेड रहता है, तो इसको प्लांट निकल ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज नथिंग बट द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एट द विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट अप टू द विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट जितना अमाउंट ऑफ वाटर रहता है उसे कहता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्लियर? जी सर। ये मैंने जो बोला है वो लिख दिया है, ठीक है। ये जनरली फील्ड कैपेसिटी जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है कैपिलरी वाटर और एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कैपिलरी वाटर वो है जो अवेलेबल वाटर, जिसे अवेलेबल वाटर उसका और एक नाम है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लांट का जो रूट है, प्लांट रूट इजीली बाय कैपिलरी एक्शन वो पानी को निकल सकते हैं, मतलब अवेलेबल क्रॉप्स को यूज के लिए अवेलेबल है उस पानी। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर है जो नॉन अवेलेबल है, जो जिसको पानी नहीं लगेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल सॉइल मॉलिक्यूल के साथ हाईली बाउंडेड रहता है, तो इसीलिए उसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट निकालने का एक फॉर्मूला है, वेट ऑफ वाटर रिटेन इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मान लो एक वॉल्यूम ऑफ सॉइल फील्ड से तुम खुदाई करके लाए हो, तो उसका वेट ऑफ वाटर रिटेन इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, उस सॉइल वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन कर सकते हो, वो रिटेन वाटर का वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। ये दोनों रेशियो करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट निकल जाएगा। तो वैसे ना सर जैसे वाटर कंटेंट निकाल देते हम सॉइल में, है हाँ ना? बिल्कुल कितना सेम है, उसी टाइप का। ओके सर। अब होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। द टोटल फील्ड कैपेसिटी, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है मैंने ऑलरेडी बोल चुका है, क्योंकि जो टोटल फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट है वो पूरा का पूरा प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, द प्लांट दैट कैन एक्सटेंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टिल द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज दैट वाटर कंटेंट एट व्हिच प्लांट कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर इट गोस एंड विल सर्व, ठीक है। तो जब तक प्लांट मिट्टी से पानी निकाल सकते हैं तो तब तक तो अवेलेबल वाटर, और जिस मॉइस्चर कंटेंट के रीच होने के बाद प्लांट पानी नहीं निकल सकते, पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने यूज के लिए, तो उसे कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो ये फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट, विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। उसके बाद अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट मैंने ऑलरेडी बोल दिया, हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर, ये हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर एक ही है। उसके बाद रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, तो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर जनरली 70 to 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। तो जैसे मैंने ग्राफ में दिखाया था, ये जो ग्राफ है, ये जो द डिफरेंस बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट एंड द विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, and the difference between the field capacity moisture content and optimum moisture content is called readily available moisture content. तो readily available moisture content generally 70 to 80% of available moisture content होता है, ठीक है। soil moisture deficiency, the water required to bring the soil moisture content of a given soil to its field capacity is called soil moisture deficiency। तो ये इस deficiency के ऊपर पिछले दिन हमने एक प्रॉब्लम भी किया था, ठीक है। तो फील्ड कैपेसिटी, अगर किसी भी सॉइल में वाटर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी रहेगा तो उसमें कोई डिफिशियंसी नहीं है। अगर किसी भी सॉइल में वाटर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी से कम रहेगा तो उसमें क्या है, सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी रहता है, तो उस डेफिशिएंसी को कहते हैं सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मैंने ऑलरेडी बोल चुका है, द सॉइल मॉइस्चर इज नॉट अलाउड टू बी डिप्लीटेड अप टू द विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये किसान को क्या है कि विल्टिंग पॉइंट तक सॉइल मॉइस्चर को डिप्लीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर विल्टिंग पॉइंट रीच हो जाए ना तब प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा और फसल अच्छा नहीं होगा। तो किसान क्या करेगा, विल्टिंग पॉइंट रीच करने से पहले
पहले पहले वो इरिगेशन पहले वो इरिगेशन वाटर सप्लाई कर देता है दोबारा, ठीक है। तो वो जो जिस मॉइस्चर कंटेंट रीच होने के बाद इरिगेशन वाटर सप्लाई करता है उसे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इसी टाइप का हो जाता है। परमानेंट ओनली पॉइंट अगर रीच करेगा तो ये पीला टाइप पीला 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 हो जाएगा ये जो पत्ता है। और अगर ये जो फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट ये पूरा ये ग्रीन कलर का होता है तो ठीक है, तो ये पूरा 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 पानी रहेगा। लेकिन जब जब ये विल्टिंग पॉइंट रीच कर जाएगा तो प्लांट का ये जो पत्ता है वो पीला हो जाएगा, वो धीमे धीमे वो डेड जोन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। बताओ इसमें कोई किसी का डाउट है, कोई किसी का क्वेश्चन है? सबको समझ में आ गया है ना? ओके सर। थैंक यू। तो आज नया सर एक बात चैप्टर। हेलो सर, हाँ बोलो। वो जो एक टॉपिक होता है फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी, वो आपने पढ़ा दिया क्या? कौन सी? फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी जो होता है ना, जिसमें आते काफी हाँ वो तो पार्ट्स, पढ़ा दिया था, वो तो दूसरी या उसी तीसरी में बार। सर मैंने पूछा था कि मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन आप कह रहे थे ना। मेथड ऑफ कल्टीवेशन नहीं है वो, शायद मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में। सर मेरी जो बुक है ना इसमें मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन भी है, उसी में पार्ट्स है ना, जैसे मेथड्स ऑफ इरिगेशन भी है। मेथड ऑफ कल्टीवेशन तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, वो तो एग्रीकल्चर में आता है ना। तुम्हारा इरिगेशन कितनी टाइप का होता है, ठीक है, उसी टाइप में आता है। जो स्प्रिंकलर ड्रिप ये सब बताया था वो। सर ये कौन से चैप्टर का टॉपिक है सर? कौन सी? सर सर ये वाले जो अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ये तो और मॉइस्चर कंटेंट वो है, ये रहा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, उस चैप्टर का पार्ट है, थोड़ा लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो आज नया चैप्टर शुरू करने का वो है वाटर लॉगिंग एंड लैंड ड्रेनेज, ठीक है। वाटर लॉगिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वाटर लॉगिंग जैसे वाटर लॉगिंग खत्म हो जाएगा तब तो ये जो एग्रीकल्चर का पार्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एग्रीकल्चर का पार्ट का इरिगेशन में वाटर लॉगिंग ड्रेनेज ये लास्ट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो थोड़ा सर इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं चाहिए जो तो अभी आपने करवाया था, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट? नहीं, उसमें कोई न्यूमेरिकल तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। न्यूमेरिकल तो ऐसे है तो डिग्री कॉलेज में है, डिग्री में है, तो डिप्लोमा में नहीं है। सर तो एग्जाम के बेसिस के लिए देखा जाए तो न्यूमेरिकल हमारे लिए नहीं है। हाँ एग्जाम के नहीं, बेसिस तो थोड़ा न्यूमेरिकल बहुत ही कम आता है, तो मैं फिर भी मैंने बहुत न्यूमेरिकल करा दी थी। जब तुम करोगे ना तब पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, उससे थ्योरी वाली पार्ट क्लियर होता है ना। थ्योरी पूरा सर का डिप्लोमा में न्यूमेरिकल नहीं है ना सर? हाँ डिप्लोमा में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं ज्यादा सर? न्यूमेरिकल नहीं आता, एक दो आता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। 1-2 नंबर का नहीं सर। 2 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो आप बहुत तो दोगे ना सर जैसे इसमें लोगे तो जैसे। हाँ मैं तो न्यूमेरिकल दूंगा, जो इंटरनल असेसमेंट होगा ठीक है। उसमें मैं न्यूमेरिकल दूंगा। ओके सर। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, तो अब चलते हैं नया चैप्टर, वो है वाटर लॉगिंग एंड लैंड ड्रेनेज। तो वाटर लॉगिंग मैंने ऑलरेडी बोल चुका है। वाटर लॉगिंग इज नथिंग बट द एन एग्रीकल्चर लैंड इज सेड टू बी वाटर लॉग्ड व्हेन इट्स प्रोडक्टिविटी गेट्स अफेक्टेड बाय हाई वाटर टेबल, ठीक है। जब कोई भी जमीन का प्रोडक्टिविटी हाई वाटर टेबल की वजह से प्रोडक्टिविटी घट जाता है तो उसी को कहता है वाटर लॉगिंग, मतलब पानी जम जाता है, ठीक है। इसी टाइप का फिगर आता है, एक्चुअली इसी टाइप का फिगर आ जाता है। मिट्टी के ऊपर पानी जमने के वजह से जो लैंड का जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, वो वाटर पर्कुलेशन नहीं हो पाता नहीं सर। पार्कुलेट नहीं हो पाते, ठीक है। पूरा का पूरा पानी ऊपर जमा रहता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वाटर लॉगिंग। तो इसमें इसीलिए ये वाटर लॉगिंग के वजह से प्लांट का फर्टिलिटी क्यों घट जाता है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। मान लो किसी जमीन पे वाटर लॉग हो गया, इसी टाइप का हो गया, तब क्या होगा, इसमें एयर सर्कुलेशन बंद हो जाता है। मैंने कई बार बोल चुका हूँ, फिर भी एक बार बोल देता हूँ। ये जो एयर सर्कुलेशन है, एयर सर्कुलेशन बंद हो जाता है, और एयर सर्कुलेशन बंद होने की वजह से मिट्टी के अंदर जो नाइट्रेट रहता है जनरली, और बहुत सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। क्योंकि फसल को उपजाने के एक क्रेडिट होता है बैक्टीरिया को, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहता है। तो क्या करता है, बहुत सारे नाइट्रेट वो जनरेट करता है। वो नाइट्रेट प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है प्लांट के लिए।
तो ये अगर जब एयर सर्कुलेशन बंद हो जाता है ना, तो बैक्टीरिया जितना भी लैंड में जितना भी बैक्टीरिया रहता है वो मर जाता है। तो जब जब बैक्टीरिया मर जाएगा, बैक्टीरिया मरने के बाद क्या होगा, तो वो जो भी नाइट्रेट है, नाइट्रेट जनरेट करता है, वो नाइट्रेट जनरेटिंग बैक्टीरिया, नाइट्रेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जनरली उसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहता है, ठीक है। उस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस ही रुक जाता है। तो नाइट्रिफिकेशन जब प्रोसेस रुक जाएगा, जो वो प्लांट के लिए जो भी उपयोगी है, उपयोगी नाइट्रेट है, वो जनरेट होना बंद हो जाता है। तो क्या होता है, प्लांट का जो फूड है, तो प्लांट फूड नहीं मिलता। तो अगर प्लांट किसी भी प्लांट का फूड अगर नहीं मिलेगा, तो वो धीमे धीमे क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी घट जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत क्रॉप सील आएगा, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होगा, मतलब 10% आएगा, 20% आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। ऐसा भी नहीं है जो वाटर लॉगिंग की वजह से पूरा का पूरा जमीन में फसल नहीं होगा, फसल होगा लेकिन 10% होगा, जितना होना चाहिए उसका 10% होगा। उसका वजह ये है, ठीक है, ये जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस वो रुक जाता है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जब रुक जाएगा तो प्लांट का प्रोफाइल बंद हो जाता है। प्लांट अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी को अगर खाना नहीं दोगे तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो प्लांट का भी सेम प्रोसेस है। वो प्लांट का जो फेवरेट खाना है वो सप्लाई देना बंद हो जाता है। सप्लाई बंद हो जाएगा तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, वो ठीक से ग्रोथ नहीं होगा उसका। अगर ठीक से ग्रोथ नहीं होगा तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट घट जाएगा, बहुत ही घट जाएगा, ठीक है। ये है, इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर लॉगिंग की वजह से पानी रुक जाता है, वाटर लॉगिंग की वजह से प्लांट घट जाता है, प्रॉफिट घट जाता है। प्रोसेस सर तो वाटर लॉगिंग तो दो ही रीजन हो सकता है ना, या तो सॉइल क्लेई हो, या फिर वाटर जहाँ पे भी लॉगिंग हो रहा है वहाँ का लेवल ऑफ वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर वो ज्यादा हाई। हाँ, वाटर लॉगिंग कितना रीजन है वो हम बाद में आएंगे। वाटर लॉगिंग के कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग वो आप बाद में पढ़ेंगे। तो वाटर लॉगिंग की वजह से कैसे प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है और प्रोफाइल घट जाता है, वो समझ में आया वो प्रोसेस? एक बार फिर से बताइएगा, थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, ठीक है। जब मान लो किसी एग्रीकल्चर लैंड में वाटर लॉगिंग हो गया, वाटर लॉगिंग मतलब उसके जमीन में पानी बहुत पानी आ गया, ठीक है, पानी जमा गया। तो अगर पानी जम जाएगा तो क्या होगा, उसमें एयर सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। पानी के अंदर तो एयर सर्कुलेट नहीं हो पाता ना, है कि नहीं? नहीं हो पाएगा। नहीं हो यस पाएगा। सर। तो जब एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड में जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस रहता है ना, उस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बंद हो जाता है। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या है, नाइट्रोजन जो होता है सर, बहुत सारे नाइट्रेट जनरेटिंग बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया क्या रहता है, राइबोसोम। हाँ, वो बैक्टीरिया नाइट्रेट जनरेट करता है, और वो नाइट्रेट प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है। विदाउट नाइट्रेट प्लांट क्रॉप यील्ड नहीं हो सकता। तो क्या होता है, वाटर लॉगिंग की वजह से एयर सर्कुलेशन रुक जाता है। एयर सर्कुलेशन जब रुक जाएगा, उस दिन जो भी नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मर जाता है, उसको डेथ हो जाता है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अगर डेथ हो जाएगा, तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस भी ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बंद हो जाएगा। जब नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बंद हो जाएगा तब नाइट्रेट जनरेट होना बंद हो जाएगा। जब नाइट्रेट जनरेट होना बंद हो जाएगा तो प्लांट को अपने फेवरेट खाना मिलना बंद हो जाता है। अपने फेवरेट खाना मिलना अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा, प्लांट ग्रोथ रुक जाएगा। तो प्लांट का क्रॉप यील्ड घट जाएगा, ठीक है। तो इतना घट जाएगा, ये कि जितना होना चाहिए उतना 10% के आसपास होता है। ऐसा नहीं है कि वाटर लॉगिंग की वजह से पूरा का पूरा नील क्रॉप यील्ड नहीं होगा 10% होगा। जिससे 100% होना चाहिए वो 10% होगा, ये 5% होगा, ठीक है, क्लियर? यस सर Yes, sir. तो ये जैसे वाटर लॉगिंग का जो स्ट्रक्चर है, एक तरह से जैसे हम हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर की तरह समझ सकते हैं इसको, जैसे क्योंकि उसमें भी होता है जगह छूट जाता है, कहीं होता है। हाँ, हनी कॉम्बिंग वो अलग है, वो वाटर लॉगिंग अलग है, हनी कॉम्बिंग अलग है। हनी कॉम्बिंग तो कॉन्क्रीट में आता है, मतलब उसमें भी छूट जाता है। वो नहीं, वो अलग है। ये Okay, sir. एग्रीकल्चरल के साथ रिलेटेड है, ठीक है, क्रॉप। क्लियर, समझ में आया व्हाट इज वाटर लॉगिंग एंड वाटर लॉगिंग की वजह से क्रॉप यील्ड कैसे घट जाता है? जी ओके, अब देखते हैं डिफरेंट कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग, ठीक है।
पहले इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पहले बात है क्या, वाटर लॉगिंग की वजह से जो मिट्टी है ना वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उसमें उसको कल्टीवेशन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, द नॉर्मल कल्टीवेशन प्रोसेस टाइलिंग प्लाउइंग, तुमने जो मेथड ऑफ कल्टीवेशन बोला है ना, ये मेथड ऑफ कल्टीवेशन हाँ सर मैंने देखा। ये टाइलिंग है प्लाउइंग है, ठीक है, इसी टाइप का होता है। सर कल्टीवेशन क्या होता है, मतलब कल्टीवेशन? कल्टीवेशन सर वो खेत के मिट्टी को ढीला जो करते हैं सर, वही हाँ कल्टीवेशन होता है। राइट, जुताई। ठीक है, वो ओके। खेत की ट्रैक्टर जुताई ट्रैक्टर के जरिए मिट्टी को ढीला करते हैं ना, खुदाई करके करके मिक्स करते हैं सर एक। मिक्स करते हैं उसको ना, मिक्स भी करते हैं उसको, वॉइड जनरेट करता है। ठीक है, तो अगर वॉइड नहीं होगा तो एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, वो सेम प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, मिट्टी को थोड़ा ढीला करते हैं। ठीक है, ढीला करने की वजह से क्या होता है, वो जो बहुत सारी वॉइड जनरेट हो जाता है, और वॉइड के जरिए ये जो एयर सर्कुलेशन है वो होता रहता है। ठीक है, एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बंद हो जाएगा, फिर वो जो क्लोरोफिल घट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्लाविंग और या कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन का मेन पर्पस है दो, एक है एयरेशन को मेंटेन करना, दूसरी है थोड़ा फसल लगाने में इजी होता है ना। हार्ड सॉइल में तुम फसल नहीं लगा सकते, यस फसल का जो लगाना है वो हार्ड सॉइल में नहीं लगा सकते, तो उसके लिए थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। और उसका और एक पर्पस है जो है मिट्टी के अंदर प्लांट का जो रूट जोन है, उस रूट जोन में एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लांट के लिए भी तो एयर जरूरी है ना, विदाउट कि प्लांट का तो अपने आप जीवन है, लाइफ है, प्लांट भी तो एक लाइफ है। इंसान को जैसे लाइफ है, प्लांट का भी तो लाइफ है, तो लाइफ है तो उसके लिए एयर तो जरूरी है। तो उसके लिए पूरा का पूरा रूट जोन जो होता है ना, उस रूट जोन को मिट्टी ढीला होना चाहिए। अगर रूट जोन का मिट्टी अगर हार्ड हो जाएगा, पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा ना, तो उस मिट्टी में फसल अच्छा नहीं होगा। क्लियर? ओके सर। तो इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग क्या है? इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग पहले है, वाटर लॉगिंग की वजह से मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें है, तुम लोग सॉइल में इफेक्टिव पोर वाटर प्रेशर पढ़ा है सॉइल मैकेनिक्स में? क्या सर? सॉइल मैकेनिक्स में टोटल प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर पढ़ा है ना? हाँ 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 पढ़ा तो था, याद नहीं। याद नहीं है शायद। ठीक है, तो पढ़ा तो था। क्या है वाटर लॉगिंग की वजह से? वाटर लॉगिंग है कि आप मिट्टी के ऊपर पानी जम जाता है, तो पानी का एक प्रेशर रहता है ना, उस प्रेशर में क्या होता है, ये जो एग्रीकल्चर लैंड है कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो कॉम्पैक्ट होने के बाद हवा तो हार्ड हो जाता है, कॉम्पैक्टेड सॉइल बहुत ही हार्ड, उसको जो कल्टीवेशन है वो कल्टीवेशन करना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो ये है एक इफेक्ट है। उसके बाद दूसरा है, वाटर लॉगिंग की वजह से बहुत सारे अनवांटेड जो भी प्लांट है, अनवांटेड जो ग्रास वीड्स, ठीक है, अनवांटेड वो ग्रो हो जाते हैं, बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, देखो जिस जमीन पे वाटर लॉगिंग है उसमें अनवांटेड प्लांट आ जाता है, ग्रास वीड्स ये सब वगैरह आ जाता है, तो ये फसल के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये 1 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा ज्वाइन हो जाना। ठीक है, उसके बाद वाटर लॉगिंग लीड टू सेलिनिटी। ठीक है, वाटर लॉगिंग की वजह से सेलिनिटी हो जाता है। सेलिनिटी क्या है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। वाटर लॉगिंग रिड्यूस क्रॉप यील्ड, ये तो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग लीड टू सेलिनिटी, वाटर लॉगिंग रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। उसके बाद आएगा कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है, क्या क्या कॉज हो सकता है? पहले है ओवर एंड इंटेंसिव इरिगेशन। मैंने पिछले क्लास में या उससे पहले क्लास में बनाया था एक्सटेंसिव इरिगेशन और इंटेंसिव इरिगेशन। ठीक है, तो इंटेंसिव इरिगेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा एरिया को ज़्यादा मैक्सिमम पानी सप्लाई करके इरिगेट करना। तो इसी वजह से क्या होता है जमीन के ऊपर, तो ये है कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। पहले कॉजेज है ओवर एंड इंटेंसिव इरिगेशन। तो इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से वाटर लॉगिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द एडजॉइनिंग हाई लैंड। ठीक है, मान लो किसी जमीन बहुत नीचे है और उसके आसपास में जमीन हाई लैंड है, उसमें से अगर वाटर सीपेज करके नीचे आ जाएगा, सीप करके नीचे आ जाएगा, तो क्या होता है वो नीचे जो जमीन है उसमें वाटर टेबल हाई हो जाएगा, उसमें वाटर लॉगिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी एडजॉइनिंग हाई लैंड से अगर वाटर सीप करके नीचे आ जाएगा, नीचे का जो लैंड है आ जाएगा, लैंड में आ जाएगा,
तो उसमें वाटर टेबल हाई हो जाएगा और उसका उस जमीन में वाटर लॉगिंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सीपेज ऑफ वाटर थ्रू कैनल, जो कैनल हम इरिगेशन, जिस कैनल के जरिए हम इरिगेशन वाटर सप्लाई भेजता है फील्ड में जो भेजते हैं, उस कैनल का पानी अगर सीप करके एग्रीकल्चरल लैंड में आ जाता है ना, तो उस एग्रीकल्चरल लैंड का वाटर टेबल हाई हो जाता है और उस लैंड में वाटर लॉगिंग हो जाता है। ठीक है, ये है। उसके बाद इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में अगर नीचे इम्परवियस लेयर रहेगा तो क्या होता है, पानी एक्सेस पानी नीचे नहीं जा सकते, तो क्या होता है एक्सेस पानी जमीन के ऊपर रह जाता है और दैट्स लीड टू वाटर लॉगिंग। ठीक है, तो ये जो इम्परवियस लेयर है वो अगर वर्टिकल इम्परवियस लेयर है तब भी वाटर लॉगिंग हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल इम्परवियस लेयर है तब भी वाटर लॉगिंग हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इम्परवियस लेयर क्या करता है, पानी को नीचे जाने से रोक देता है, और वर्टिकल इम्परवियस लेयर क्या होता है, पानी को हॉरिजॉन्टली मूव करने से रोक देता है। तो अगर पानी का मूवमेंट रुक जाएगा तो उस पानी क्या होता है, उसमें वहाँ पर पानी जमा होता रहेगा, और पानी जब जमा होता रहेगा तब उसमें उस लैंड में वाटर लॉगिंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इनएडिक्वेट नेचुरल ड्रेनेज, अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहेगा तो उसमें वाटर लॉगिंग हो जाता है। किसी भी लैंड में अगर एक्सेस रेन है बारिश के टाइम पे, बारिश के टाइम में अगर प्रॉपर ड्रेनेज, नेचुरल ड्रेनेज नहीं रहेगा ना, तो क्या होगा, जो एग्रीकल्चर लैंड में वाटर लॉगिंग हो जाएगा, क्योंकि पानी निकलने की जगह नहीं है तो कहाँ है। तो इसलिए हर एक एग्रीकल्चरल लैंड प्रॉपरली नेचुरल ड्रेनेज होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज। ठीक है, और सेम बात है, अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहेगा तो उसमें बारिश के टाइम पानी निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर पानी ज़्यादा इफेक्टिवली पानी ड्रेनेज नहीं होगा, ठीक है, तो पानी ड्रेनेज नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, पानी उधर ही जम जाएगा और पूरा का पूरा एरिया को पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल लैंड को वाटर लॉक कर दे, वाटर लॉगिंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव रेन, अगर किसी एरिया में बहुत सारे बारिश बहुत ज़्यादा बारिश होगा, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी वाटर लॉगिंग हो जाता है। उसके बाद सबमर्जन ड्यू टू फ्लड, अगर किसी एरिया में, किसी जोन में अगर फ्लड का कोई टेंडेंसी रहेगा, ठीक है, जैसे कि नदी के दो किनारा पे टू बैंक ऑफ रिवर, किसी रिवर के दोनों बैंक में फ्लड का जनरली बहुत सारी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो फ्लड की वजह से क्या होता है, उस दोनों बैंक में जो लैंड है वो क्या होता है, उसमें वाटर लॉगिंग आ जाता है। कोई आपका टूटा फूटा 2 टुकड़े दिखाओ दीदी, कपड़ा हो, पैंट हो, शर्ट हो। ठीक है। उसके बाद इरेगुलर और फ्लैट टोपोग्राफी, अगर जो टोपोग्राफी है, जो एरिया का टोपोग्राफी है और इरेगुलर टोपोग्राफी है ना, तो उसमें भी वाटर लॉगिंग हो जाता है। टोपोग्राफी मतलब सरफेस का, जैसे कोई ऊंचा नीचा, ठीक है, ऐसे टाइप का इरेगुलर अगर टोपोग्राफी होगा किसी एग्रीकल्चरल एरिया में, तो उसमें क्या होता है, उसमें उस नीचा जगह पे पानी जम जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उस नीचा जगह पे क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है। उसके बाद लाइनिंग ऑफ, अब आता है, ये होगा हमारा कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, डिफरेंट कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, व्हाट इज द डिफरेंट कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। जी सर। ओके, अब देखते हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम वाटर लॉगिंग को, कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, रोकने का क्या क्या तरीका है। वाटर लॉगिंग कंट्रोल, पहले है लाइनिंग ऑफ कैनल, जो कैनल से अगर कैनल में लाइनिंग दे देंगे तो उसमें सीपेज नहीं होगा, पार्कुलेशन नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है, जो पॉइंट है वाटर लॉगिंग ड्यू टू सीपेज फ्रॉम कैनल, वो पॉइंट हट जाएगा। तो कैनल को हम जितने भी इरिगेशन कैनल है उसमें हम ट्राई करेंगे पूरा का पूरा कैनल लाइनिंग हो। ठीक है, लाइन कैनल में क्या होगा, सीपेज नहीं होगा तो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है सर, लाइनिंग मतलब ये कंक्रीटिंग कर देगा, पक्का कर देगा। ठीक है, आरी मतलब ना, हाँ नहीं आरी टाइप का है, तुम कैनल देखो, आरी बांध होती हुई नहीं वो नहीं कैनल देखो ना, जो भी तुम किसी बैरेज में गए हो, बैरेज में जो कैनल निकल रहा है ना, कैनल को देखो पक्का कर देता है कंक्रीटिंग करके, कैनल के ऊपर अपर का सरफेस है ना कैनल, यस सर, कंक्रीटिंग होती कंक्रीटिंग कर दीजिए, हाई प्रेशर में कंक्रीट करते हैं, शॉर्टकिट कंक्रीट करते हैं इसको। ठीक है, तो मेरा फिगर नहीं है, फिगर मैं कहना चाहता हूँ,
तो पक्का कर देगा पूरा। ऐसे कि तुम मान लो कि कैनल खुदाई कर रहा है, तो खुदाई करने से ऊपर का सरफेस क्या रहता है, मिट्टी रहता है, तो मिट्टी के ऊपर जैसे कि रोड पक्का करता है ना, रोड तो बिटुमिन से पक्का करता है, तो लेकिन वो Yes, कैनल sir. को क्या होता है, कंक्रीट से, सीमेंट कंक्रीट से पक्का करती है। क्लियर? तो उसे लाइनिंग कहता है। Yes, sir. ये हो गया। उसके बाद रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। अगर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन अगर रिड्यूस कर देगा, तो इन एरिया वेयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉगिंग, इंटेंसिटी शुड बी रिड्यूस। ठीक है, ज़्यादा कम जिस एरिया वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम रहता है, उस एरिया में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा इंटेंसिटी में इरिगेशन करेंगे तो क्या होगा, उसमें वाटर लॉगिंग आ जाएगा। उसके बाद बाय इंट्रोड्यूसिंग क्रॉप रोटेशन, हम क्रॉप रोटेशन करके, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन तो मैंने बताया था, तो क्रॉप रोटेशन करके भी हम वाटर लॉगिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक एक टाइप का क्रॉप एक एक वाटर रिक्वायरमेंट है, तो उसमें उस ठीक है, तो अगर एक जमीन पे हर साल अगर एक ही फसल करेंगे तो उसमें थोड़ा वाटर लॉगिंग का चांसेस हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. Multiple crop. उसके बाद बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर, जितने अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी है उतना ही सप्लाई करना, इससे ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी वाटर को ऑप्टिमम यूज करेंगे। बाय प्रोवाइडिंग इंटरसेप्टिंग ड्रेन, तो अगर नेचुरल किसी एग्रीकल्चर में नेचुरल ड्रेन नहीं है तो हम आर्टिफिशियली हम ड्रेन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ड्रेन कंस्ट्रक्ट है, जैसे कि बारिश का पानी और एक्सेस इरिगेशन का पानी जल्द से जल्द एग्रीकल्चरल लैंड से निकल जाए। ठीक है, इसीलिए हम बाय कंस्ट्रक्टिंग, बाय प्रोवाइडिंग बहुत सारी ड्रेन, सरफेस ड्रेन और सब सरफेस ड्रेन का हम देकर उसको वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बाय प्रोविजन ऑफ इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम, वो सेम बात है। अगर हम इफिशिएंटली नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज सिस्टम आप कंसिडर दे देंगे, जैसे कि हम वाटर सप्लाई नेटवर्क करते हैं, उसी टाइप का हम अगर इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम करेंगे नेटवर्क करके, ठीक है, तो उससे जैसे कि जिसके जरिए हम पानी को जल्द से जल्द एग्रीकल्चरल लैंड से निकाल सकते हैं, एक्सेस पानी को। ठीक है, तो उसको अडॉप्ट करके भी हम वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बाय इम्प्रूविंग द नेचुरल ड्रेनेज ऑफ द एरिया, जो भी एग्रीकल्चरल एरिया है, उस एरिया को हम नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करके भी हम वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट लगभग एक ही पॉइंट का साइनोनिम्स है। ठीक है, तो ये अलग अलग पॉइंट के दे दिया। ठीक है, पूरा ध्यान में रखने के लिए। उसके बाद बाय अडॉप्टिंग कॉन्सेप्ट, तो नेचुरल ड्रेनेज क्या होता है? नेचुरल ड्रेनेज जो एग्रीकल्चरल लैंड में आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लो ऊंचा जमीन से पानी नीचे जमीन में आ रहा है, नीचे जो एग्रीकल्चरल लैंड में देखा होगा कुछ टाइप के थोड़ा ड्रेन टाइप का रहता है। ठीक है, साइड में नेचुरली ऑटोमेटिक इसमें रहता है। ठीक है, तो उसे नेचुरल ड्रेनेज कहते हैं। अगर जो ड्रेन तुम आपने खुद कंस्ट्रक्ट करके उसमें पानी भेज देते हो, उससे कहते हैं आर्टिफिशियल ड्रेन, जो अपने इंसान ने खुद फार्मर ने खुद कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, और जो नेचुरल है, जो ऑटोमेटिक ऐसे ही एग्रीकल्चर एरिया में पहले से ही आ रहा है। ठीक है, तो उस एरिया को उसको नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तुमको आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर नेचुरल ड्रेनेज है तो उसमें कॉस्ट नहीं है, अगर आर्टिफिशियल ड्रेनेज करेंगे तो उसमें कॉस्ट होगा, लेबर कॉस्ट होगा, फार्मर को कॉस्ट देना पड़ेगा ना, तभी तो ड्रेनेज सिस्टम आएगा। ठीक है, यस सर, ठीक है, ओके। तो बाय अडॉप्टिंग कंजम्पटिव यूज ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर। ठीक है, हम सरफेस वाटर सब सरफेस वाटर को यूज करके भी हम वाटर लॉगिंग कंट्रोल कर सकते हैं। जिस एरिया में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें ट्यूब इरिगेशन को हम अडॉप्ट करेंगे। ट्यूब इरिगेशन अडॉप्ट करने की वजह से क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल थोड़ा नीचे आ जाएगा और वाटर लॉगिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सब सरफेस वाटर को हम यूज करके वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होगा कैसे हम वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट है वाटर लॉगिंग क्या। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इफ्लोरेसेंस क्या है। इफ्लोरेसेंस और अल्कलाइन सॉइल। ठीक है, स्लाइन सॉइल, सैलिनिटी। तो व्हाट इज द सैलिनिटी, तो ये हम ध्यान से सुनना, व्हाट इज द सैलिनिटी। मान लो किसी एरिया में वाटर लॉगिंग है, तो वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आने के बाद क्या होता है, ऐसे हो जाता है कि ग्राउंड प्लांट का जो रूट जोन है उसके अंदर ग्राउंड वाटर टेबल आ जाता है। तो जब प्लांट का रूट जोन में ग्राउंड वाटर टेबल आ जाएगा तो क्या होता है, ग्राउंड वाटर में क्या, और एक बात है, ग्राउंड वाटर में बहुत सारी सॉल्ट रहता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर में वाटर सप्लाई में तुम लोग पढ़ चुकी है। ठीक है,
तो ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट के लिए अलग से जो बहुत सारी डिजॉल्व इम्प्योरिटी ग्राउंड वाटर में ज्यादा रहता है, तो डिजॉल्व बहुत सारी सॉल्ट रहता है, जैसे कि NaCl हो गया, Na2CO3 हो गया, Na2SO4 हो गया, ये जो सॉल्ट है ये ग्राउंड वाटर में अवेलेबल रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा तो ये जो सॉल्ट है ये तो ऑलरेडी ग्राउंड वाटर में है, तो क्या होगा, तो प्लांट प्लांट क्या करेगा, प्लांट तो पानी निकालेगा, तो पानी ग्राउंड वाटर टेबल से डायरेक्टली पानी को निकालेगा, तो उस पानी के साथ साथ ये जो नमक है, ये जो सॉल्ट है, ये भी ऊपर आ जाएगा कैपिलरी, ठीक है। प्लांट क्या करेगा, प्लांट रूट के जरिए पानी को निकालेगा, तो पानी को तो निकालेगा, पानी के साथ साथ ये जो सॉल्ट है, ये जो डिजॉल्व सॉल्ट है, ये भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो, तो क्या बोल रहे हो सर? आवाज कैसे कट रही है आपकी थोड़ी थोड़ी? हाँ जी सर, आपका माइक प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ सही, माइक में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा क्या? सर अजीब सी आवाज आ रही है साथ में। वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, अभी तो सुनाई दे रहा है ना? यस हाँ सर। ठीक है। ओके ठीक है सर तो एक हाँ चीज बोलो, पूछना था हाँ बोलो। सर, जैसे कि आपने कहा जो ग्राउंड वाटर जो है अगर वो उसमें आ जाता है, फसल में लग जाता है, मतलब फसल वहां से वाटर लेता है तो फसल के खराब होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे में सर हम ग्राउंड वाटर का यूज भी तो करते हैं कई बार इरिगेशन में, तो ऐसे में वो इफेक्ट नहीं करता है ना, उसके यूज करने से पहले उसका वाटर क्वालिटी चेक करना होगा ना, सर जैसे गांव में ग्राउंड ट्यूबवेल्स वाटर होते हैं यूज करने से पहले, जैसे सर गांव में ग्राउंड इरिगेशन वाटर के लिए यूज करने से ट्यूबवेल पहले, हम यूज करते हैं, तो सर वो हम डायरेक्ट पंप करके हम डायरेक्ट फील्ड में वो पानी देते हैं, उसमें फिर वो सॉल्ट आवाज काट रहा है प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्लीज, आवाज काट रहा है। यस सर, दोबारा कट रहा है प्लीज। सर आपका आवाज कट रहा है, शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर। माइक में प्रॉब्लम है सर। हेलो हेलो, हाँ जी सर, सुना दे रहा है अभी? अभी भी वैसे ही है। हाँ ठीक है, तो अभी सुना दे रहा है? नहीं सर, वही प्रॉब्लम आ रही है अभी भी। ऐसे थोड़ा सा चल जाएंगे सर, चलो कर लो, कोई नहीं, थोड़ी देर और कर लो। सर चलेगा, हाँ ठीक है। उतना भी नहीं कट रहा। तो ये है क्या, अगर वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा, रूट जोन में आ जाएगा, तो रूट जोन के जरिए पानी के अंदर जो सॉल्ट है, जो डिजॉल्व सॉल्ट है, वो ऊपर है, ठीक है। तो वो क्या है, जो डिजॉल्व सॉल्ट है वो रूट जोन का रूट के ऊपर, जो प्लांट है, प्लांट का रूट के ऊपर जमा हो जाता है, रूट के ऊपर भी जमा हो जाता है, और कुछ सॉल्ट वाटर क्या होता है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो डिजॉल्व सॉल्ट है, ये डिजॉल्व बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट है, ऐसा नहीं है कि जितना भी डिजॉल्व सॉल्ट है वो सारा की सारा प्लांट के लिए हानिकारक है, तो कुछ बेनिफिशियल है। तो हानिकारक क्या है, NaCl, Na2CO3, Na2SO4, ये जो सॉल्ट है, इसको ये ब्लैक एल्काली कहते हैं, ये बहुत ही हानिकारक है फसल के लिए, ठीक है। तो ये फसल के लिए बहुत ही हानिकारक। तो क्या है, तो जब ये जो हार्मफुल जो सॉल्ट है, ये हार्मफुल सॉल्ट अगर ऊपर आ जाएगा तो यह क्या होता है, ये जो लैंड का प्रोडक्टिविटी घट जाएगा, ठीक है। कैसे है, तो if the water table rise up or if the plant would occur within a stabilized zone, water from the water table start flowing upward. The soluble alkaline salt, ये जो harmful salt है, NaCl, Na2CO3, Na2SO4, ये जो सॉल्ट है, ये भी क्या होता है, पानी के साथ साथ वो रूट जोन पानी के साथ साथ ऊपर आ जाता है, एंड डिपोजिट हो जाता है, क्या सॉइल के ऊपर डिपोजिट हो जाता है, रूट जोन है सॉइल के ऊपर, दोनों के रूट जोन में और सॉइल के ऊपर, दोनों सॉइल सरफेस के ऊपर भी जमा होता है, ठीक है। ये जो फेनोमेना है, सॉइल ऊपर आकर, ये जो फेनोमेना सॉइल कमिंग ऑफ द सॉल्यूशन एंड द फॉर्मिंग द थिन कास्ट ऑन द सरफेस, ये जो फेनोमेना है, ये सॉल्ट को रूट जोन के ऊपर और ग्राउंड सरफेस के ऊपर जमा होने की ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को कहता है इफ्लोरेसेंस, ठीक है। ये प्रोसेस की वजह से आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज इफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर सराउंडिंग द रूट्स ऑफ द प्लांट रिड्यूस द ऑस्मोटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सॉल्ट लेयर हो जाता है, एक लेयर सॉल्ट रूट के आसपास में क्या होता है, एक लेयर कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। ये सॉल्ट लेयर अगर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो सॉल्ट लेयर क्या करेगा, प्लांट का जो ऑस्मोटिक एक्टिविटी है वो रुक जाएगा। अगर प्लांट का ऑस्मोटिक एक्टिविटी रुक जाएगा तो क्या होगा, वो प्लांट पानी नहीं निकाल सकते, और वो प्लांट क्या होगा, मर जाएगा, प्लांट का डेथ हो जाएगा, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो सर जैसे उसमें था कंक्रीट की दीवार पे जमा हो जाता है सॉल्ट, वैसी है इसमें भी सॉल्ट जमा हो जाता है? हाँ सॉल्ट जमा हो जाता है, मतलब ग्राउंड वाटर का सॉल्ट ऊपर ग्राउंड सरफेस के ऊपर भी आ जाता है और रूट जोन के अंदर भी आ जाता है, ठीक है, दोनों के ऊपर आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे इफ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे कि तुम या
कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी पढ़ चुके हो, ब्रिक वॉल में इफ्लोरेसेंस आता है, ठीक है, ब्रिक मेसनरी उसी टाइप का होता है। सॉल्ट यस सर, हाँ जी सर, जी सर। तो ये जो लैंड अफेक्टेड बाय इफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड सलाइन लैंड। जो लैंड में इफ्लोरेसेंस का प्रॉब्लम आ जाता है उसे कहते हैं सलाइन लैंड। और ये जो प्रोसेस है, ये जो सलाइन लैंड है, पूरा का पूरा प्रोसेस को सेलिनिटी कहता है, ठीक है। जो मैंने पहले बोला था वाटर लॉगिंग लीड टू सेलिनिटी, ये जो प्रोसेस है इसे सेलिनिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये और भी हार्मफुल है। इफ द सॉल्ट इफ्लोरेसेंस कंटिन्यू, ये जो बहुत साल भर से 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से अगर ये प्रोसेस चलता रहेगा, लॉन्गर पीरियड तक चलता रहेगा, तब क्या होगा, एक सॉल्ट के अंदर एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये जनरली क्ले सॉइल में पर्टिकुलर ज्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, एक बेस एक्सचेंज रिएक्शन सेटअप हो जाता है। तो बेस एक्सचेंज रिएक्शन की वजह से पूरा का सोडियमाइजिंग हो जाता है, सोडियमाइजिंग ऑफ क्ले हो जाता है, ठीक है। तो एंड क्या होता है, मेकिंग इट इम्परविएबल एंड देयरफॉर इल एंड हाईली अनप्रोडक्टिव। वो कहता है इफ्लोरेसेंस के टाइम पे तो जब इफ्लोरेसेंस होगा तब तो थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी आता है, लेकिन उसके बाद अगर बहुत टाइम से, बहुत लॉन्गर पीरियड से वो अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा तो सॉइल के अंदर ये केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगा। उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, क्ले का इम्परमिएबिलिटी हो जाता है और अनप्रोडक्टिव हो जाता है। उसे कहते हैं सोडियमाइजिंग कहता है। ये जो सॉइल है उसे कहते हैं एल्कालाइन सॉइल। तो सलाइन सॉइल, पहले जो इफ्लोरेसेंस जिस लैंड में इफ्लोरेसेंस होता है सलाइन सॉइल कहता है, और उसके बाद अगर केमिकल रिएक्शन होकर बहुत साल से चलता रहेगा तो उसे कहते हैं एल्कालाइन सॉइल, ठीक है। दोनों समझ में आया, व्हाट इज सलाइन सॉइल और व्हाट इज एल्कालाइन सॉइल। ठीक है। सो ये है, चलिए, व्हाट इज इफ्लोरेसेंस, व्हाट इज सलाइन सॉइल, सलाइन लैंड, सैलिनिटी, व्हाट इज एल्कालाइन सॉइल। ये तीनों अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग। उसके बाद आएगा इफ्लोरेसेंस को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इफ्लोरेसेंस कैन बी अवॉइड इफ द वाटर टेबल इज मेंटेन सफिशिएंट बिलो। एक ही तरीका है, वाटर टेबल को रूट जोन से नीचे रखो, तब इफ्लोरेसेंस को तुम कंट्रोल कर सकते हो। अगर वाटर टेबल रूट जोन के अंदर आ जाएगा तो उस इफ्लोरेसेंस कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा एक फ्लो डायग्राम है। सलाइन सॉइल क्या होता है, एक्सट्रीमली एल्कालाइन सॉइल। पहले इफ्लोरेसेंस की वजह से सलाइन होता है, सलाइन की वजह से एल्कालाइन होता है। एल्कालाइन सॉइल होता है हाईली अनप्रोडक्टिव एंड डिफिकल्ट टू रिक्लेम, ठीक है। इसी टाइप का हो जाता है। देखो ये मिट्टी व्हाइट कलर का ये जो सॉल्ट है ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है। ऊपर सरफेस का ऊपर जो जमा होता है वो तो देखता है, लेकिन रूट जोन के जो ग्राउंड सरफेस के नीचे प्लांट का रूट जोन में जो जमा होता है वो तो देखता नहीं है, लेकिन उसमें वहाँ पे भी बहुत सारी सॉल्ट जमा हो जाता है। और पूरा का पूरा रूट जोन का जो सेमी परमिएबल लेयर है वो लेयर को पूरा ब्लॉक कर देता है। और लेयर को जो सेमी परमिएबल रूट का जो सेमी परमिएबल लेयर है वो अगर ब्लॉक हो जाएगा तो वो पानी मिट्टी से पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्लियर? व्हाट इज सैलिनिटी, व्हाट इज इफ्लोरेसेंस, व्हाट इज अल्कलाइन सॉइल, व्हाट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर एक बार सैलिनिटी सॉइल और अल्कलाइन सॉइल में बता दो अंतर। सलाइन सॉइल क्या है, पहले से जब किसी एग्रीकल्चर लैंड में सॉल्ट जमा होने की शुरू होता है ना, तब प्रिलिमिनरी पीरियड में जो होता है उससे सलाइन सॉइल कहता है, ठीक है। अगर इस सैलिनिटी अगर ज्यादा दिन तक चलेगा तब वो उसमें उसको कहता है 20 साल 30 साल ज्यादा दिन तक जब चलेगा तो उसे कहता है एल्कालाइन सॉइल। इसमें क्या होता है, एल्कालाइन सॉइल में अपने आप एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है सॉल्ट के अंदर, क्योंकि डिफरेंट टाइप का सॉल्ट का जमा होता है। तो डिफरेंट टाइप का सॉल्ट क्या होता है, डिफरेंट बहुत सारी केमिकल हो जाता है। तो बहुत सारी केमिकल आपस में क्या होता है, रिएक्शन सेटअप कर लेता है और रिएक्शन करके पूरा का पूरा एरिया को इम्परमिएबल कर देता है, अनप्रोडक्टिव कर देता है। उसे कहते हैं एल्कालाइन सॉइल, ठीक है। तो इनिशियली वो रहता है सलाइन सॉइल और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्गर पीरियड वो होता है एल्कालाइन सॉइल। इनिशियली सलाइन सॉइल, उसके बाद एल्कालाइन सॉइल। क्लियर? ओके सर, ओके। अब देखते हैं रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल। ये तो मान लो किसी लैंड से सलाइन हो गया, अल्कलाइन हो गया, तो उसको कैसे हम
रिक्लेम करता है, रेमेडी कर सकता है, ठीक है। उसको कैसे हम कल्टीवेबल कर सकते हैं, उसको क्या तरीका है, तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको पहले उसको कल्टीवेबल करने के लिए एक ही तरीका है, जो सॉल्ट जमा हुआ है उसको रिमूव करो, ठीक है। उसको रिमूव करने का क्या तरीका है, तो व्हाट इज द लैंड रिक्लेमेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो लैंड रिक्लेमेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द अनकल्टिवेबल और सलाइन लैंड इज मेड फिट फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। तो सलाइन और वाटर लॉग लैंड give very less yield and therefore almost unfit for cultivation unless they are lean. तो one of the process of reclamation is called leasing. तो जिस प्रोसेस में हम अनकल्टिवेबल सलाइन और एल्कलाइन लैंड को कल्टिवेबल करते हैं उसे कहते हैं लीसिंग, क्लियर। तो व्हाट इज द लीसिंग, लीसिंग में क्या होता है, ठीक है। लीसिंग में कुछ नहीं होता, लीसिंग में क्या होता है, हम जब ये जो सलाइन और एल्कलाइन लैंड है उसमें हम हाई डेप्थ तक वाटर सप्लाई करेंगे। तो जब वाटर सप्लाई करेंगे, इरिगेशन वाटर हाई वाटर सप्लाई करेंगे, जब हाई वाटर सप्लाई करेंगे तब क्या होता है, सॉइल मिट्टी के ऊपर जो भी सॉल्ट है और रूट जोन में जो भी सॉल्ट है वो क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है, इरिगेशन वाटर से सोल्यूबल हो जाता है। तो सोल्यूबल होगा क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा और ग्राउंड वाटर टेबल पे मिलित हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हम बार बार कंटिन्यू करेंगे, 1 दिन 2 दिन 1 साल, ये 1 साल 2 साल तक ये कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते करते क्या होगा, जो भी सॉइल वहाँ पर जमा हो गया ना, ग्राउंड सरफेस के ऊपर जमा हो गया, रूट जोन में जमा हो, क्या होता है, धीरे धीरे इरिगेशन वाटर से सोल्यूबल कर देंगे और ग्राउंड वाटर में भेज देंगे। ये बहुत लंगर पीरियड तक ये चलता रहेगा। ये जो प्रोसेस है सॉल्ट को सोल्यूबल करके ग्राउंड वाटर के भेज देना, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं लीसिंग प्रोसेस। सिर्फ ग्राउंड वाटर में नहीं, आपस में साइड में जो ड्रेन है, ठीक है, बहुत सारी जो नेचुरल ड्रेन और सरफेस ड्रेन है, एग्रीकल्चरल लैंड के साइड में जो ड्रेन है उस ड्रेन में हम भेज देते हैं, या रिवर में भेज देते हैं, या कैनल में भेज देते हैं ये जो पानी के सोल्यूबल सॉल्ट पानी को, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं लीसिंग, क्लियर। व्हाट इज द लीसिंग एंड व्हाट इज द रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन और एल्कालाइन लैंड? यस सर। यस सर। तो क्या होता है, ये जो लीसिंग प्रोसेस है, इस लीसिंग प्रोसेस से हम पूरा 100% सॉइल को नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा लिमिट तक हम सॉइल को ये जो वॉशिंग करते हैं, वन टाइप ऑफ वॉशिंग। तो सॉइल को वॉश करने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ क्रॉप है, सॉल्ट रेजिस्टिंग क्रॉप है, उसको हम लगा देंगे। तो सॉल्ट रेजिस्टिंग क्रॉप क्या होता है, जैसे कि हो गया फोडर हो गया, तो ये जो गाय का जो खाना आता है ना, जो जैसे फोडर, बीज, बारसीम, बाजरा, ये जो क्या बहुत सारे जो बकरी का खाना है और गाय का खाना है, तो उस टाइप का फसल हम लगा देंगे उस जमीन पे। तो जब ये हाई सॉल्ट रेजिस्टिंग क्रॉप हम लगा देंगे तो क्या करेगा, उसमें सॉल्ट कंटेंट कम हो जाएगा। तो ये 2-3 सीजन लगाने के बाद क्या होगा, सॉल्ट कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, ये जो एग्रीकल्चर जो ऑर्डिनरी क्रॉप्स हम लगा सकते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब हम लगा सकते हैं। तब हम लैंड को कहते हैं द लैंड इज सेड टू बी हैव रिक्लेम्ड। उसके बाद हम कहते हैं उस लैंड रिक्लेम हो गया, मेड फिट फॉर कल्टीवेशन हो गया, ठीक है। तो लीसिंग के बाद डायरेक्टली हम ऑर्डिनरी क्रॉप्स को नहीं लगा सकते। लीसिंग के बाद क्या करेंगे, हम हाई रेजिस्टिंग डिपेंड जो क्रॉप है, फोडर हो गया, बारसीम हो गया, बाजरा हो गया, जिससे जो क्रॉप जनरली वो एनिमल का जो खाने के लिए यूज होता है, जैसे गाय का खाना यूज होता है, ठीक है, बाकी के खाने के लिए यूज होता है, ठीक है, उस टाइप का क्रॉप्स हम लगा देंगे। उसके बाद हम 2-3 सीजन के बाद हम वो ऑर्डिनरी क्रॉप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं उस लैंड को रिक्लेम लैंड, क्लियर। यस सर। ओके सर। तो आज इतना ही, लैंड ड्रेनेज कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल एक बार ऐसे क्लास है मेरा, कल तो शेड्यूल क्लास है, तो कल मैं लैंड ड्रेनेज पढ़ाऊंगा। आज इतना ही है, किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, पूछो, कोई क्वेश्चन हो तो। सर एक बार ड्रेन समझा दो कि ड्रेन्स क्या होता है स्टार्टिंग? ड्रेनेज, हाँ ड्रेनेज, हाँ जो था ड्रेनेज में तो कल पढ़ाऊंगा। नहीं, ड्रेन से जो था स्टार्टिंग होगा ना, नेचुरल ड्रेन।
नेचुरल बीच में लैंड भी पढ़ा। नेचुरल लैंड क्या है? नेचुरल लैंड क्या है? तुम कोई किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में जाओगे ना, किसी एरिया में एग्रीकल्चर एरिया में जाओगे तो वो कहता है छोटा छोटा ड्रेन टाइप का नीचू जमीन रहता है, ठीक है। वो जमीन भी नहीं है, ड्रेन टाइप का रहता है, जमीन के पास बगल में चला जाता है, लंबा लंबा, ठीक है। वो कोई किसी रिवर से वो कनेक्ट हो जाता है और किसी कैनल से भी कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि वही पानी पानी जाते जाते नेचुरल ड्रेन हो जाता है ना, वन टाइप ऑफ, ठीक है, उसी टाइप का होता है, उसे नेचुरल ड्रेन होता है। मान लो एक पूरा का पूरा एरिया है, एक एग्रीकल्चर है, तो उसमें तो पानी तो अपने रास्ता खुद वो ढूंढ लेता है ना। तो क्या होता है, वो पानी लॉन्गर पीरियड तक अगर किसी रास्ते से पानी अगर फ्लो होता रहेगा तो उस रास्ते को क्या होता है, वन टाइप ऑफ क्या होता है, कैनल टाइप का होता है, छोटा छोटा ड्रेन टाइप का हो जाता है, तो उसे कहते हैं नेचुरल ड्रेन। तो ये हर एग्रीकल्चरल लैंड में, हर एग्रीकल्चर एरिया में रहता है, ठीक है। समझ में होते समझ में आया? सब में होता है, मतलब एग्रीकल्चर में सब एग्रीकल्चर। हाँ हाँ, ये अरे नदी भी एक खुद ही नेचुरल ड्रेन है। हाँ, नदी भी तो एक तरह का नदी भी एक नेचुरल ड्रेन है, हाँ ठीक है। और ये इसी टाइप का वो नदी तो बहुत बड़ा है ना, तो एग्रीकल्चर एरिया में क्या होता है, छोटा छोटा बहुत नैरो टाइप का, ठीक है, बहुत सारी ड्रेन हो जाता है, सेम नदी की तरह। नदी में पानी कहा जाता है, नदी में पानी क्या होता है, तो कोई ऊपर अपर हिली एरिया में अगर बारिश होगा तो उस पानी जाने का एक रास्ता है, नदी और कुछ नहीं है ना। नदी क्या है, हिली अपर स्टेशन में जो बारिश हुआ है, जो भी उस पानी निकलने के पानी पे हिली एरिया से डायरेक्ट समुद्र में पानी मिलेगा, तो उस बीच हिली एरिया तक समुद्र तक जो बीच का रास्ता है वो कैसे जाएगा, उसके लिए तो एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो पानी अपने आप वो खुद रास्ता ढूंढता है, कि कोई भी नदी कोई आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट नहीं होता, वो नेचुरली होता है, ठीक है। तो पानी अपने आप वो रास्ता ढूंढ लेता है, ठीक है। तो लाइफ टाइम बहुत लॉन्गर पीरियड तक ये रास्ता चलता रहेगा, तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो पहले कोई भी नदी देखो, पहले छोटा रहता है, उसके बाद बड़ा हो जाता है धीरे धीरे। ऐसे भी ये छोटा छोटा वन टाइप का छोटा छोटा ड्रेन टाइप का हर एग्रीकल्चर एरिया में रहता है, ठीक है, उसे नेचुरल ड्रेन। सर एक बार आपने इंटेंसिव इरिगेशन बताया ना, मैक्सिमम वाटर देके इरिगेट करते हैं, और एक्सटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव जितने अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए वो उतना ही देना, ज़्यादा नहीं देना, और पूरा का पूरा एरिया को डिवाइड करना है। डिवाइड करके मान लो 1/3 एरिया को हम एक सीजन में इरिगेट किया, उसके बाद दूसरी सीजन में बाकी एरिया को इरिगेट किया, एक साथ पूरे एरिया को इरिगेट नहीं करना, तो उसे कहते हैं एक्सटेंसिव इरिगेशन। और इंटेंसिव में क्या होता है, एक साथ पूरा का पूरा एरिया को इरिगेट कर देता है, मतलब एक्सटेंसिव में डिवाइड कर देते हैं ना एरिया को पार्ट में, एक्सटेंसिव में डिवाइड कर देता है, एक्सटेंसिव में डिवाइड कर देता है, हाँ, तो उसके बाद इरिगेट करते हैं जितना वाटर। हाँ, ओके रोटेशन में करते हैं, एक सीजन में एक पार्ट इरिगेट करता है, दूसरी सीजन में दूसरी पार्ट इरिगेट करता है। हेलो सर। हाँ बोलो सर, कैनाल वगैरह अभी नहीं पढ़ा है ना? क्या नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ाऊंगा। और सर ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वो भी कैचमेंट पढ़ाऊंगा, एरिया, ये वो भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, धीमे ओके सर। और ट्यूबवेल तो सर पढ़ा दिया। हाँ, ट्यूबवेल का थोड़ा, ट्यूबवेल इरिगेशन पढ़ाया, लेकिन ट्यूबवेल का बहुत सारे फॉर्मूला है मैथमेटिक्स से, वो भी पढ़ना पड़ेगा, उससे ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी आता है ना, उसमें पढ़ाऊंगा। ट्यूबवेल फिर से पढ़ाऊंगा सर, मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह बस बताया उसका? हाँ, उसका इंट्रोडक्शन बता दिया, उसके बाद डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ओके। और किसी का कुछ क्वेश्चन? ठीक है, तो आज यही रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद कल 1 बजे मिलते हैं, ठीक है। ओके सर।